सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। समाजवादी पार्टी के लिए बड़े दिन अच्छी खबर आई है, क्योंकि हेट स्पीच के मामले में आजम खान को राहत मिल गई है। लेकिन आजम की यह राहत क्या उन्हें चुनाव लड़ने की ताकत देगी, इसका पूरा विश्लेषण हम करेंगे। साथ ही बात होगी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को लेकर छिड़ी उस जंग की, जिसके उद्घाटन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जंग छिड़ गई है। 19 दलों ने लामबंद होकर 28 मई को होने वाले उद्घाटन के बहिष्कार की बात कही और साथ ही आपको बताएंगे भाजपा के उस विजयी फॉर्मूले की जो 24 की चुनावी जंग से पहले लीक हो गया है। और साथ ही साथ बात होगी बसपा और कांग्रेस में छिड़े कोल्ड वॉर की, जो कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद लगातार जारी है। तो रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात लोकतंत्र, संविधान और अपमान। नई संसद के उद्घाटन पर घमासान। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की नई इमारत का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष के 19 दलों ने इसके उद्घाटन में शामिल होने का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष के रवैये को देखकर भाजपा ने यह कहते हुए मोर्चा खोल दिया कि जो दल इसका विरोध कर रहे हैं वो 24 में इसके दर्शन के लिए तरस जाए। लोकतंत्र, संविधान और अपमान। नई संसद के उद्घाटन पर घमासान। उद्घाटन की तारीख पर धुआंधार सियासत। बायकॉट के जरिए विपक्ष ने दिखाई ताकत। ये देश की नई संसद की इमारत है, जहां से न सिर्फ देश के भविष्य के फैसले होंगे, बल्कि इसी संसद की चौखट को माथे पर लगाकर तमाम सांसद आने वाले वक्त में संविधान की शपथ लेंगे। लेकिन इसके उद्घाटन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसी जंग छिड़ गई है कि 19 विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी कर इसके उद्घाटन में न शामिल होने की बात कही है। विपक्ष सबसे ज्यादा विरोध इस बात को लेकर कर रहा है कि नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराना चाहिए। अब इसका राजनीतिकरण करके प्रधानमंत्री जी खुद उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? ये राइट हमारे राष्ट्रपति जी का है, और राष्ट्रपति जी आपको मालूम है कि किस समाज से आते हैं। हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं। उस समाज का राइट छीनने के बाद खुद कर रहे हैं, तो क्या उनका अपमान नहीं है राष्ट्रपति जी का? तो जब इतनी परंपराएं तोड़ी जानी हो कि एक व्यक्ति की बस फोटो लगेगी कि एक वक्त की ही सिर्फ वहां पे लगेगा पत्थर, उसके लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संविधान की गरिमा मर्यादाएं तोड़ी जा रही हों, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल इसमें भागीदार नहीं रहेंगे। और ये एक ऐतिहासिक सही निर्णय का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करें। हालांकि विपक्ष के चौतरफा विरोध के बाद भी सरकार ने सभी दलों से इसके उद्घाटन में शामिल होने की अपील की है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने नई संसद को राजनीति से न जोड़ने की बात कही है। मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष का विरोध खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि 19 दलों के बहिष्कार के बाद अब ओवैसी की पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिससे बहिष्कार करने वाले दलों की संख्या बढ़कर 20 हो चुकी है। अगर प्रधानमंत्री वजीर आजम बजिद है कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे।
कि संसदीय लोकतंत्र की जो परंपरा है भारत के अंदर, उसका सर्वमान्य और सर्वोपरि जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति को ही इस पूरे उद्घाटन परिसर में आमंत्रित नहीं किया गया, उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी समेत दल इस पूरे उद्घाटन समारोह में शिरकत नहीं करेगी। वहीं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके साफ तौर पर कहा है कि जिस संसदीय व्यवस्था में लोगों को बोलना न दिया जाए, ऐसे संसदीय व्यवस्था के तहत जिस तरीके से बीजेपी उद्घाटन करने जा रही है, उस उद्घाटन में हम हिस्सा नहीं लेंगे। विपक्ष के आक्रामक रुख को देखकर अब भाजपा भी मैदान में उतर आई है। यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जो लोग नई संसद के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, वो 24 में इसके दर्शन को तरस जाएंगे। नहीं, अगर नहीं जाएंगे तो जनता उनका बायकॉट कर देगी। 2024 में संसद के भवन के दर्शन करने का अवसर प्रदेश की जनता, देश की जनता उन लोगों को देगी नहीं। अपनी जितनी ताकत है जो बची खुची अभी 24 का चुनाव आने से पहले और एकत्र हो जाएं। एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश के अंदर सत्य की सत्ता। बीजेपी ने भी कांग्रेस समेत तमाम सारे विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने साफ तौर पे कहा है कि जो आज नई संसद भवन के परिसर का उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, जनता सब देख रही है, 2024 में वो इसी संसद भवन पे नहीं पहुंच पाएंगे। जाहिर तौर से बात है कि कांग्रेस समेत तमाम सारे जो विपक्षी दल हैं वो नई संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात को लेकर के है कि नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को। अब सबकी नजर 28 मई की तारीख पर टिकी है, जब प्रधानमंत्री मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे। तब ये भी तय हो जाएगा कि विपक्षी एकता में कितनी ताकत है, क्योंकि 2024 में विपक्ष कितना एकजुट होगा और क्या भाजपा को टक्कर दे पाएगा, इसका एक बड़ा टेस्ट नई संसद के उद्घाटन से भी साफ हो जाएगा। क्योंकि 20 दल इसके उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, तो कई दल ऐसे भी हैं जो भाजपा के साथ खड़े हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। देखिए, पहले 19 दलों ने बहिष्कार की चिट्ठी लिखी थी, लेकिन फिर बाद में ओवैसी ने भी विरोध शुरू कर दिया। अब कुल 20 दल ऐसे हैं जो नई संसद के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये दल कौन कौन से हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरा आपको बताते हैं। 20 दलों का नाम: कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, एनसीपी, शिवसेना, राष्ट्रीय लोकदल और झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआई, सीपीआईएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस, आरएसपी, विदुथलाई, चिरुथिगलम, कच्ची और मरुम लारची, द्रविड़ मुनेत्र कड़गाम। ये वो 20 दल हैं जो विरोध कर रहे हैं। और देखिए, विपक्ष कई वजहों से नई संसद के उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहा है, लेकिन इनमें से 3 ऐसी बड़ी वजह हैं, वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। देखिए, पहली वजह तो ये है कि प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन कराना, और इसके अलावा देखिए वो कहते हैं कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। दूसरी वजह है उद्घाटन की तारीख, क्योंकि 28 मई को वीर सावरकर की जयंती है। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से विरोध किया जा रहा है। और तीसरा कारण है 24 से पहले विपक्षी एकता का ट्रेलर, क्योंकि 20 दल इसका विरोध कर रहे हैं और अब विपक्ष सत्ता पक्ष को यह दिखाना चाहता है कि उसके खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद है। ये वो 3 प्रमुख वजहें हैं। देखिए, भले ही 20 दल नई संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कई दल ऐसे हैं जो शामिल होंगे। तो ऐसे कौन से दल हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। ये दल है बसपा, टीडीपी, वाईएसआर, बीजेडी और अकाली दल AIADMK। ये वो तमाम दल हैं जो शामिल होना चाहते हैं, जो संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। बात कर लेते हैं हेट स्पीच पर आजम को राहत मिलेगी चुनाव लड़ने की ताकत, क्योंकि जिस हेट स्पीच के मामले के चलते आजम की विधायकी गई थी, उसी हेट स्पीच मामले पर MP MLA कोर्ट ने आजम को बरी कर दिया। लेकिन इस राहत के बाद भी आजम से चुनाव लड़ने वाला ग्रहण हटा नहीं है, क्योंकि 2008 वाला मामला भी है जिसमें आजम को 2 साल की सजा हुई है। कोर्ट से आजम को मिली राहत, क्या मिलेगी चुनाव लड़ने की ताकत? हेट स्पीच के मामले में बरी, लौटी आजम के चेहरे पर हंसी। जिस हेट स्पीच मामले के चलते आजम खान की विधायकी गई, वोट देने का अधिकार छिन गया, चुनाव लड़ने पर 9 साल का ग्रहण लग गया। अब उस हेट स्पीच मामले पर रामपुर की MP MLA कोर्ट ने आजम को बाइज्जत बरी कर बड़ी राहत दे दी है। हमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। उस हेट स्पीच वाले मुकदमे जिसमें हमें कन्विक्शन हुआ था, तो उसे अपीलेंट कोर्ट ने एक्विटल कर दिया है। और सर, क्या सभी मामलों में हो रहे हैं? जी हाँ, सभी मामलों। हेट स्पीच से रिलेटेड
जो 185 2019 से रिलेटेड मुकदमे के संबंध में हम बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को 2019 के हेट स्पीच मामले में आज रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 27 अक्टूबर 2022 को जिस मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी और उसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई थी, उस मामले में आजम खान अपर न्यायालय में अपील में गए थे और निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए एडीजे की अदालत ने आजम खान को बाइज्जत बरी कर दिया है। तो 2019 का लोकसभा चुनाव के दौरान का जो हेट स्पीच का मामला था आजम खान का, उसमें आजम खान को अदालत ने आज बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट का ये फैसला आजम खान और उनके समर्थकों के लिए बड़ा सुकून लेकर आया है, क्योंकि हेट स्पीच मामले पर सजा सुनाए जाने के बाद जो हंसी आजम खान के चेहरे से गायब हो गई थी, वो फिर से लौट आई। समाजवादी पार्टी कोर्ट के इस फैसले को अपनी जीत के तौर पर देख रही है, लेकिन भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कहकर टेंशन बढ़ा दी है। कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया, सजा उनकी खत्म हो गई, लेकिन सदस्यता खत्म हो गई, उनकी चुनाव दोबारा हो गए। तो ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कार्रवाई करी थी वो गलत थी। देखिए, हम स्वागत करते हैं अदालत के इस फैसले का, और हमें मालूम था और हमें पहले से ये एहसास है कि हमारी अदालतों में इंसाफ होगा, हमें पूरा यकीन है और अदालतें इंसाफ करती हैं, वही उनके साथ हुआ है। उसका इस बात से कोई मतलब नहीं, ये उनको व्यक्तिगत एक राह जरूर हो सकती है, लेकिन जो कानूनी पेश है उसका वो एक केस है। इसलिए अभी उसको स्टडी कर रहे हैं, अभियोजन पक्ष उसको देख रहा है और देखकर उसको। गौरतलब है कि ये पूरा मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणी का है, जिसकी शिकायत भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कोर्ट में की थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोर्ट से मिली राहत के बाद क्या आजम खान पर लगा 9 साल तक चुनाव लड़ने का आग्रह हट जाएगा? तो एक लाइन में जवाब है कि नहीं। दरअसल आजम खान 2008 के सड़क जाम करने के एक और मामले में भी दोषी हैं, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। ये वही मामला है जिसके चलते आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी गई है। आजम खान की जो विधायकी रद्द हुई थी, उसके बाद से विधानसभा के उपचुनाव हुए थे रामपुर में, और जो भाजपा के नेता हैं आकाश सक्सेना, वो उपचुनाव में जीत गए थे और वो विधायक बन गए थे। आज आकाश सक्सेना ने कहा कि वो फैसले का समीक्षा करेंगे और उसके बाद अपने वकीलों से राय लेने के बाद आगे की पैरोकारी करेंगे। लेकिन फिलहाल आजम खान के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। मतलब एकदम साफ है कि आजम को सिर्फ हेट स्पीच मामले में राहत मिली है। जब तक सड़क जाम करने वाले मामले में राहत नहीं मिलती है, तब तक उनके चुनाव लड़ने पर ग्रहण लगा रहेगा। रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। मिशन 80 का मंत्री फॉर्मूला, निशाने पर विपक्ष का किला। 24 की चुनावी जंग जीतने के लिए भाजपा बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है। भाजपा यूपी के उन मंत्रियों को चुनाव लड़ा सकती है जिनकी लोकप्रियता अपने इलाके में सबसे ज्यादा है। अब भाजपा ने यह दांव 2019 में भी आजमाया था और तब 75% रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आया था। अस्सी सीट का मंत्री फॉर्मूला, भगवा ब्रिगेड के निशाने पर विपक्ष का किला। भाजपा ने बढ़ाई सपा की टेंशन, जीत के लिए बैक टू बैक एक्शन। 2024 की चुनावी जंग में भले ही अभी साल भर का वक्त हो, लेकिन भाजपा अभी से ही यूपी में अपने मिशन 80 की तैयारी में जुट गई है और 30 मई से लेकर 30 जून तक महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के साथ साथ मंत्रियों का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करा रही है, जिससे ये पता लगाया जाए कि मंत्री की अपने क्षेत्र में कितनी लोकप्रियता है। जिस मंत्री का रिपोर्ट कार्ड अच्छा होगा, उसे 2024 में लड़ाया जाएगा। इस बात के संकेत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी दिए। तक चुनाव लड़ाने का विषय है। पार्टी के में एक प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है और पार्टी जो भी निर्णय करेगी सभी लोग निर्णय उसका पालन करेंगे और इसमें कोई वैसा विषय नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जिसे अवसर मिलेगा चुनाव लड़ने का, उसे अवसर चुनाव लड़ेगा
और हमारी पूरी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अपने सभी घोषित प्रत्याशियों के पीछे खड़ी हो। यानी मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं क्या? निश्चित रूप से जिसे पार्टी का केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, जिसके नाम पर प्रत्याशी की मोहर लगेगी, वो चुनाव लड़ेगा और हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। चर्चा इस बात की भी है कि रायबरेली, प्रयागराज, उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बलिया, मैनपुरी की लोकसभा सीटों पर बड़े चेहरे को चुनाव मैदान में उतार सकती है। बीजेपी कुछ लोकसभा की सीटों पर जो बड़े चेहरे हैं, जो सरकार में मंत्री हैं, उन्हें भी चुनाव मैदान में उतार सकती है। खासतौर से हाल ही में जो निकाय चुनाव हुए हैं, वहां पर जिन मंत्रियों ने अपने क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म किया, यानी जहां बीजेपी ने सीटें ज़्यादा जीती है, ऐसे मंत्रियों को भी लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। और इसके लिए कहीं न कहीं उन मंत्रियों की उनके क्षेत्र में क्या लोकप्रियता है, इसको लेकर भी पार्टी एक रिपोर्ट तैयार करा रही है। मंत्रियों को चुनाव लड़ाना भाजपा की पुरानी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सरकार के 4 मंत्रियों को उम्मीदवार बनाया गया था। तब भाजपा ने कैबिनेट मंत्री रहते एसपी सिंह बघेल, रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी और मुकुट बिहारी वर्मा पर दांव लगाया था। इसमें भाजपा को 3 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन भाजपा का ये दांव इस बार भी काम करेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष इस बार भाजपा को खुली चुनौती दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव किसी को भी लड़ा ले, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारी हार सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं, उनके क्षेत्रों में नगर पालिका के चुनाव भाजपा हार गई और वहां पर सापा जीत गई है। जहां चुनाव बैलेट पर से हुए, वहां पर हम लोग जीते। 24 की लड़ाई को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन भाजपा रणनीति बनाने में विपक्ष से कहीं आगे है, क्योंकि इस बार भाजपा की नजर न सिर्फ यूपी की सभी 80 सीटों पर है, बल्कि दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने की भी है। यही वजह है कि भाजपा ने 1 साल पहले से ही अपनी तैयारी की एक्सरसाइज शुरू कर दी है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। बाद बसपा कांग्रेस में कोल्ड वॉर, दलित मुस्लिम पर आर पार। जब से कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से कांग्रेस और बसपा के बीच वार पलटवार का दौर जारी है, क्योंकि 20 मई को मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस ने दलित और मुस्लिमों का वोट तो ले ही लिया, लेकिन सम्मान नहीं दिया। अब मायावती के इसी हमले को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने बसपा के स्टैंड पर सवाल उठाते हुए मोर्चा खोल दिया। जब से कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है, तब से कांग्रेस और बसपा के बीच कोल्ड वॉर छिड़ गया है, क्योंकि 20 मई को जब कांग्रेस कर्नाटक से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी, तब मायावती कांग्रेस पर दलित और मुस्लिमों की अनदेखी करने के आरोप लगा रही थी। कांग्रेस को मायावती के ये तीर इतने जोर से लगे कि अब कांग्रेस ने मायावती के स्टैंड पर सवाल उठाते हुए मोर्चा खोल दिया है। राजनीति से बसपा को बाहर आना होगा, या तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े और वो स्पष्ट सामने आए। और यही वजह है कि अगर आप देखिए तो लखनऊ नगर निगम में केवल 1 सीट आई है बसपा की, पूरे उत्तर प्रदेश में 1 विधायक जीता। तो अगर वो अपनी विश्वसनीयता उन्होंने अपने मतदाताओं में ना खोई होती, तो ये परिणाम ना होते। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जब से बनी, तब से कांग्रेस और बसपा के बीच में तलखियां देखने को मिल रही है। जहां कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कर्नाटक में जब सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, तो उसमें बसपा को नहीं बुलाया गया। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके कांग्रेस पर हमला बोलते हुए लिखा था कि दलित और इसके साथ साथ पिछड़ों का अपमान हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने उनको सही तरीके से जगह नहीं दी है। कांग्रेस में जो सरकार कर्नाटक
के अंदर बनी है। उसके बाद अगर बात किया तो आज कांग्रेस पार्टी की विधायक और उत्तर प्रदेश में विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने भी बसपा पर फिर से एक बार हमला बोला और साफ तौर पे कहा कि बसपा जब भी लोकतंत्र की बात होती है, लोकतंत्र को बचाने की बात होती है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ या विपक्ष के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आती है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में उसका एकमात्र विधायक बचा है और इसके साथ साथ लखनऊ नगर निगम में एकमात्र पार्षद ने चुनाव जीता है। दरअसल बसपा और कांग्रेस की ये लड़ाई इस बात की भी है कि कांग्रेस विपक्षी दलों को साथ लेकर 2024 से पहले एक बड़ा गठबंधन तैयार करने में लगी है। लेकिन मायावती की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब तक विपक्ष के कई दल एक साथ एक मंच पर नजर आए हैं, लेकिन मायावती हर बार विपक्ष के धड़े से दूरी बनाती नजर आई है। फिर चाहे नई संसद के बहिष्कार का मामला हो, राष्ट्रपति चुनाव की बात हो या फिर सीबीआई और ईडी को लेकर राष्ट्रपति से की गई शिकायत, बसपा हर बार कांग्रेस और विपक्ष के तमाम दलों से दूर खड़ी दिखती है। लेकिन कर्नाटक वाले हमले ने बसपा और कांग्रेस के बीच की ये दूरी और ज्यादा बढ़ा दी है। अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।